तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, 3rd यूनिट। 4 यूनिट आपके टर्म 1 में आनी है। 2 भयंकर वाली यूनिट हमने खत्म कर ली है। 80% सिलेबस में तो अकेली 2 ही ये यूनिट आती हैं, बहुत बड़ी यूनिट है। ये समझ लो आप 50% में अकेले में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 30% में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और बाकी का जो 20% बचता है 10% में ये मैग्नेट वाली है और 10% में इसके नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है ना, यहाँ से यूनिट आपकी छोटी होती चली जाएंगी। स्टार्टिंग की 2 यूनिट सबसे बड़ी हैं और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं उनके अंदर। अब जो ये यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटी यूनिट है और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बहुत जल्द फिनिश हो जाएगी, बहुत जल्द। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर भरपूर क्वेश्चंस के साथ हम चलें तो हम लोगों को 12 से 13 दिन लगेंगे इस पूरी यूनिट को पढ़ने में। ठीक है ना, 12-13 दिन में पूरी यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिट का नाम लिख लीजिए आप, यूनिट 3rd। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 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 यानी आप ये समझिए कि इस पूरी यूनिट में 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक है मैग्नेटिज्म। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप लिख लो यूनिट 3rd पार्ट 1। यूनिट 3rd का जो पार्ट 1 है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। देखो बेटा, इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं इस पर आपको गौर करना है। हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जब भाई हम लोगों ने पहली यूनिट में क्या पढ़ा, चार्ज रेस्ट में है। सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा, चार्ज मोशन में है। जो मोशन वाला चार्ज होता है वो करंट बनाता है। 3rd यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, जो मोशन वाला चार्ज होता है वो एक तो करंट बनाता है और करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी वायर में करंट पास कराओगे ना, किसी भी वायर में आप करंट पास कराओगे तो उस वायर के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा। उस वायर के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा जिस फील्ड को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड आर्टिफिशियल और टेम्परेरी बेस्ड होता है। जब तक वायर में करंट पास होती रहती है तब तक उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है। जैसे ही वायर में करंट पास होनी बंद होती है वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये कहानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोगों को एक बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग में ही दे दिया, एक बेसिक पॉइंट हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया, और वो बेसिक पॉइंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वायर में करंट पास कराने से वायर के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा जिस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी यूनिट क्या होगी, अलग अलग वायर के लिए, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो पहले पॉइंट नंबर 1 बनाकर अपनी कॉपी में आप लिख दो। सबसे पहला पॉइंट आपकी कॉपी में लिखा जाएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passed through a metallic wire passed through a metallic wire a field is produced around the wire. A field is produced around the wire. A field is produced around the wire. This field is known as magnetic field. 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 It is denoted by B. It is denoted by B. It is denoted by B. And its SI unit is
टेस्ला, TESLA, टेस्ला, and its SI unit is Tesla, denoted by capital T. Tesla denoted by capital T, ओके। और दूसरी यूनिट है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक तो इसकी यूनिट है टेस्ला और एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, WEBRE, वेबर पर मीटर स्क्वायर। डन। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अनदर unit of magnetic field, another unit of magnetic field, Gauss, Gauss, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं इससे, 1 Gauss is equal to 10 to the power minus के 4 टेस्ला, 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 टेस्ला, 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla, ओके। डन। एनी प्रॉब्लम? अब आप देखिए बेटा, चैप्टर है बड़ा बेसिक। चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है, पहले आप ये सुनिए। चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही वायर के अंदर करंट पास होगी, गेट बंद कर देना अच्छे से, बिल्कुल, हाँ बैठो। जैसे ही वायर के अंदर करंट पास होगी तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। वायर बन जाएगा एक टेम्परेरी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जब तक वायर के अंदर करंट रहेगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही वायर के अंदर करंट बंद होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट आपको बता दी, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन निकालने का एक स्पेशल तरीका है। जैसे अब तक हम बता रहे थे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ। यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ एक स्पेशल वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एक्सियल वेक्टर। हम एक्सियल वेक्टर का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक स्पेशल वेक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। और इतना आप याद रखेंगे कि करंट वाले वायर के चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और किसी चीज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगली बात ये आती है, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पता लगाया था कि जैसे ही वायर में करंट पास होगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है? भाई किसी ना किसी ने तो पता लगाया ही होगा कि वायर में अगर करंट पास होगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। साइंटिस्ट का नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से 10th क्लास में हम पूरा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो ओरेस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया था कि वायर में अगर करंट पास होगी तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा, लेबोरेटरी के अंदर आप कितना मैग्नेटिक फील्ड, देखो यार मैग्नेटिक फील्ड है एक, मैं आपको बताऊं कि आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड एक कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी है जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। जैसे डॉक्टर आपको कई बार ये बोलता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सरे मत कराओ, आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड मत कराओ, आप बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन मत कराओ और बहुत ज़्यादा एमआरआई मत कराओ, क्योंकि सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसके अंदर से, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल। कभी अगर आप एमआरआई कराने के लिए गए हों तो जिस रूम के अंदर मशीन होती है उसमें आपको बेल्ट ले जाने की भी परमिशन नहीं होती। जो आपने लोहे की बेल्ट बांध रखी है ना, वो बेल्ट ले जाने की भी आपको परमिशन नहीं होती है, क्योंकि मशीन इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है कि वो बेल्ट से भी किसी एक पूरे आदमी को जिसका वजन 70 से 80 किलोग्राम है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अभी दिल्ली में एक केस हुआ था इसी तरीके का। एक आदमी, खोल दो भैया देख लो कौन है, बी ऑन टाइम सर, टाइम देखो क्या हो रहा है, दरवाजा बंद करो। दिल्ली में केस हो गया इसी तरीके का। एमआरआई मशीन वाले रूम के अंदर वहीं का एक एम्प्लॉय था, वो एक ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं,
एक वो फायर सिलेंडर आते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर आते हैं, उस सिलेंडर को लेकर रूम के अंदर पहुंच गया, एमआरआई मशीन वाले रूम के अंदर पहुंच गया। एमआरआई मशीन ऑलरेडी चल रही थी। अब एमआरआई मशीन तो भैया बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस पूरे के पूरे आदमी को एमआरआई मशीन ने अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया, पूरे के पूरे आदमी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, तभी के तभी उसकी डेथ हो गई। और जानते हो एमआरआई मशीन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? तुम रोज देखते हो उसे कैसे? जब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तो हेमंत हॉस्पिटल के जस्ट बगल में वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, एमआरआई कराइए 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, मात्र 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड से एमआरआई होती है। पहले कभी होती थी 3 टेस्ला से, अब होती है 1.5 टेस्ला से। यानी सिर्फ 1.5 वैल्यू से इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। समझ आ रही बात है आप लोगों को? और ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है आर्टिफिशियल, जो किसी भी वायर के अंदर एक लार्ज अमाउंट में करंट को पास करने से प्रोड्यूस किया जाता है। मान लो कि ये माइक का वायर है ना, इसमें अभी करंट पास हो रही होगी डेफिनेटली, तो इसके अंदर भी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा। हालांकि करंट की वैल्यू स्मॉल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होगा जरूर। बात समझ में आ रही है? तो आज तक हम लेबोरेटरी में जो सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए हैं वो है 55 टेस्ला। 55 टेस्ला, 55 टेस्ला से ऊपर नहीं जा पाए हम लोग। 55 टेस्ला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो आज तक लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो यह है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक जानकारी। बिल्कुल हम चैप्टर स्टार्ट करें, एक्सपेरिमेंट पढ़ने स्टार्ट करें, डेरिवेशंस को देखना स्टार्ट करें, उससे पहले आप अच्छे से ये जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। भाई एक मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के चारों तरफ बनता है, उसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम काहे की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड की, या हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड? जो वायर में करंट को पास कराने से, किसी वायर में क्या कराओगे? करंट पास कराओगे, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आगे से जब भी मैं आपके सामने कोई करंट कैरिंग वायर आपको दिखाऊंगा, करंट कैरिंग वायर का मतलब समझ रहे हो? ऐसा वायर जिसमें क्या पास हो रही हो, आप झट से समझ जाओगे कि भैया इसके चारों तरफ पक्का एक लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने का तरीका थोड़ा स्पेशल है। 10th क्लास में भी आपने देखा होगा, हम डायरेक्शन कहीं राइट हैंड थंब रूल से दिखा रहे थे, कहीं स्क्रू रूल से दिखा रहे थे, कहीं फ्लेमिंग के रूल का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल होता है, कहीं पाम रूल का इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्शन दिखाना थोड़ा अलग है इसके अंदर, इसीलिए इसे एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। निकोला टेस्ला के नाम के ऊपर इसकी एसआई यूनिट रखी गई है। नाम सुना है कभी निकोला टेस्ला का? टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की, ठीक है ना, उस कंपनी का नाम भी निकोला टेस्ला के ऊपर ही रखा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो भी टेस्ला के ऊपर ही रखी गई है। क्लियर हो गई बात? तो यह है इस चैप्टर से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी। अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ते हो, अरे पढ़ते हो ना? बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए कि भाई कहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। लिख दो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ। डन। देखो बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कब हम लोग करते हैं? मान लो कि ये वायर हमें दे रखा है और मैं वायर में पास करा रहा हूं करंट। बताओ वायर में करंट पास कराने से क्या होगा? इसके चारों तरफ क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पूरे वायर पर आप बायो-सेवर्ट लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। पूरे वायर पर आप बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वायर के
एक छोटे से हिस्से पर बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करोगे, यानी बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ एक छोटे से पीस के लिए वैलिड है। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ एक छोटे से पोर्शन के लिए वैलिड है। मैंने माना कि इस छोटे से पोर्शन की लंबाई कितनी है, करंट कितनी पास हो रही है, और वायर से भाई करंट पास हो रही है तो डेफिनेटली चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमें देखना है कि यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस P वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। हमने इस P वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करा दिया ज्वाइन। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R। बोलो क्या माना बेटा? इस डिस्टेंस को हमने लेट किया R। ये इसका नाम क्या है बताओ? इस व्हाइट वाले का नाम क्या है? DL। अरे क्या नाम है? सांप सूंघ गया? क्या नाम है? और इसका नाम क्या है? डेल्टा L और R के बीच जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या है? तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू रहेगी dV इज इक्वल टू, जैसे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारे दिमाग में दर्द करके रखा है एक चीज ने, बार बार तुम्हारे सामने आती रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेट में एक नई चीज तुम्हारे सामने आ गई, क्या नाम है इसका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर डेरिवेशन में, हर कंडीशन में तुम्हारे सामने आ रहा था, ऐसे ही यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज होगी तुम्हारे पास में I यानी करंट, तीसरी चीज होगी तुम्हारे पास में DL यानी डेल्टा L, फिर होगा तुम्हारे पास में साइन थीटा, और अपॉन में होगा तुम्हारे पास में R²। पहले तो आप ये समझ ले कि बायो-सेवर्ट का जो लॉ है वो एक छोटे से पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है, एक छोटे से पीस पर अप्लाई किया जाता है बायो-सेवर्ट का लॉ, और इस P पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा भैया हमारे पास में। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है हमारे पास में 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये इसकी यूनिट है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये जो म्यू नॉट आपको दिख रहा है, म्यू नॉट, इस म्यू नॉट का नाम है भाई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और इस म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। हालांकि इसका यूज कहीं नहीं करने को मिलेगा आप लोगों को। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन इसका यूज हम न्यूमेरिकल में नहीं करते, क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़े बड़े वायर आते हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा बायो-सेवर्ट लॉ क्या बड़े वायर के लिए एप्लीकेबल है? एक छोटे से वायर के लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंटल पीस के लिए एप्लीकेबल है। छोटा वायर बहुत रेयरली हमारे पास में आता है, बड़ा वायर तो छोटा वायर तो आता ही नहीं है हमारे पास में। समझ आ रही बात? तो इसका यूज न्यूमेरिकल में बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा इसका यूज। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो डेल्टा L का मतलब है छोटी सी लेंथ, और dB का मतलब है छोटी सी लेंथ की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समझ गए क्या है? कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है इसकी? 10⁻⁻7। I हो गई करंट, डेल्टा L हो गई लंबाई, थीटा हो गया एंगल, R हो गया यहां से लेकर यहां तक का गैप। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसे वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूं बेटा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां हम लोग लिखेंगे I, यहां आएगा R वेक्टर क्रॉस DL वेक्टर, और अपॉन आएगा हमारे पास में R³। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कि आप लोगों से ये फॉर्मूला पूछ लिया या आप लोगों से इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ ली। न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, बस आप ये समझ लीजिए बहुत ही कम है। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? एक तो वायर के चारों तरफ क्या बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए जो बिल्कुल फंडामेंटल रूल है, जो बेसिक रूल है, जिसके अंदर से सारे फॉर्मूले निकल कर आए हैं, उसका नाम क्या है? बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या बड़े पीस के लिए एप्लीकेबल है? छोटे पीस के लिए एप्लीकेबल है, और यह है बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। I क्या है? डेल्टा L क्या है? स्मॉल लेंथ। थीटा है डेल्टा L और R के बीच का एंगल, और R है यहां से लेकर यहां तक का गैप।
क्लियर हो गई बात। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। जो इसकी अनदर यूनिट है वो है गॉस। क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट भी इसकी गॉस है। टेस्ला का हम यूज प्रैक्टिकल में नहीं करते, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी गॉस है, क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक टेस्ला का मतलब है बहुत भयंकर वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बहुत खतरनाक वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आज तक लेबोरेटरी में जो हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए हैं वो 50 टेस्ला है। क्या है? 50 टेस्ला। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को लेकर पूरी कहानी है हमारे पास में। अब आते हैं हम लोग कि डिफरेंट फिगर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होने वाला है हमारे पास में। बेटा सबसे पहले है हमारे पास में, ध्यान दो जरा, सबसे पहले है हमारे पास में सर्कुलर रिंग, या हम इसे नाम देते हैं सर्कुलर कॉइल। गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से देखिएगा। सर्कुलर रिंग या सर्कुलर कॉइल, देखो बेटा यह है हमारे पास में सर्कुलर कॉइल, ये पास हो रही है करंट, ये है इसका सेंटर। क्यों भाई आयुष? करंट पास हो रही है, अगर करंट है तो क्या बनेगा इसके चारों तरफ? अरे उसे ही बताने दो। आयुष बताओ क्या बनेगा चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ। और आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड बनता है मैग्नेट की वजह से। और मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अगर करंट पास हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में? तो इसका मतलब यह है कि कॉइल के जो अंदर का हिस्सा है वो साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? कॉइल के जो अंदर का हिस्सा है वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। अगर अंदर का हिस्सा साउथ पोल की तरह काम करेगा, एक ही तो पोल बचा, बाहर का हिस्सा कैसे काम करेगा? बाहर का हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। मैग्नेट बन गई हमारे पास में, अंदर वाला हिस्सा साउथ पोल हो गया, बाहर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल हो गया। करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बन गया इसके चारों तरफ। अरे समझ आया? ये दूसरी कॉइल हमारे पास में, रेडियस है स्मॉल आर। जल्दी बताओ करंट पास हो रही है नहीं हो रही है? क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगी? बिल्कुल करेगी। करंट की डायरेक्शन बता दो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? इसका मतलब यह है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होगी तो कॉइल के जो अंदर का हिस्सा होगा, कॉइल के जो अंदर का हिस्सा होगा वो नॉर्थ की तरह काम करेगा और जो बाहर का हिस्सा होगा वो साउथ की तरह काम करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट हो गई बंद तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया खत्म। आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये, टेम्परेरी मैग्नेट है ये। क्लियर हो गई आप लोगों को बात? अब आते हैं इसके मेन फॉर्मूले पर। बेटा ये है मेरे पास में कॉइल, कॉइल की रेडियस है कैपिटल आर। हम कॉइल के अंदर करंट पास कर रहे हैं आई, ठीक है। हमें चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर। कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग, कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये कॉइल के सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई अपॉन, आई क्या है बेटा? आर क्या है? और म्यू नॉट बता दो क्या है मेरे पास में यहाँ? म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कॉइल के सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होने वाला है अगर सिंगल कॉइल है। और अगर ऐसा है, एक कॉइल ये, एक और वायर इसके अंदर लगा दिया, एक और वायर लगा दिया, एक और वायर लगा दिया, आप ये समझ लो कि कई सारे वायर को लपेट रखा है इसके अंदर, एक अकेला वायर नहीं है, बहुत सारे वायर का लूप बना रखा है, लूप। समझ में आ रही बात? रेडियस आपको दे रखी है आर, करंट पास हो रही है आई, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? तो सेंटर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, सेंटर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन एन आई अपॉन 2r, एन आई अपॉन 2r। स्मॉल आर भी रेडियस है, कैपिटल आर भी रेडियस है, कंफ्यूज मत होना। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सिंगल लूप था, मैंने यहाँ एन नहीं लिया। यहाँ बहुत सारे लूप हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया? एन ले लिया। म्यू नॉट बताओ क्या है मेरे पास यहाँ पर? क्या होती है म्यू नॉट की वैल्यू?
2-3 बार लिखकर देखना, अच्छे से याद हो जाएगी आपको। 2-3 बार लिखकर देखना, अच्छे तरीके से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। क्या है म्यू नॉट की वैल्यू? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। डन। एनी प्रॉब्लम? आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अगर मुझे दे रखी है आधी कॉइल, हाफ कॉइल, ये दे रखा है सेंटर, और कहा कि भाई हाफ कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितना होगा। करंट पास हो रही है आई, रेडियस की वैल्यू है स्मॉल आर, आधी कॉइल दे रखी है। भाई पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था बेटा, ये बताओ जरा मुझे। पूरी कॉइल की वजह से था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अरे था। आधी कॉइल की वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे आधी से भी आधी कॉइल दे रखी है, ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है मुझे, ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे? स्मॉल आर। और ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है मुझे? ये डिस्टेंस भी दे रखी है स्मॉल आर। सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बताओ कितने डिग्री का एंगल है ये? तो सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। कितना होगा बेटा? पूरी कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आधी कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r, आधी से आधी कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 8r। अगर तुम्हें आर्क दे रखी है, आर्क, आर्क, आर्क समझते हो? सिर्फ इतना पोर्शन दे रखा है तुम्हें, सिर्फ इतना पोर्शन। ये दे रखा है तुम्हें यहां सेंटर, करंट पास हो रही है आई, और ये एंगल दे रखा है तुम्हें थीटा, रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। बताना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, इतने से वायर में करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है? करंट है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? पक्का मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का यहां भी जरूर कोई ना कोई असर आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा, इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास में थीटा, यानी ये वाला एंगल, डिवाइडेड बाय 360, थीटा अपॉन 360, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एंगल को रखना है ऊपर, 360 से करना है डिवाइड, और पूरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से कर देनी है मल्टीप्लाई। पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब बताओ जल्दी से, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, फिर आप लोग नोट करिएगा अपनी कॉपी में। देखो बेटा, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें O पॉइंट, रेडियस दे रखी है R, करंट आ रही है I, यहां भी करंट आ रही है I, यहां भी करंट है I। हर चीज से, हर पॉइंट से ना आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा। आपको ये कहा गया कि भाई बताओ यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैंने कहा कि भाई ये जो इतना वायर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है इतना वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। कितना होगा? ये आधी कॉइल दिख रही है आपको, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। ये इतना वायर दिख रहा है आपको, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B3। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो B1 वाला वायर है, अगर मैं इस वायर को आगे बढ़ाऊं तो ये O पॉइंट से पास होगा या नहीं होगा? ये जो ये वाला वायर है, ये वाला B1 वाला वायर है, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये O पॉइंट से पास होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अगर कोई ऐसा वायर है जो आगे बढ़ाने पर उसी पॉइंट से पास हो जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कितना होता है? बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B1 की वजह से 0 हो गया। अब B3 पर आ जाओ। अगर मैं B3 को पीछे मिलाऊं, बताओ O पॉइंट से पास होगा या नहीं होगा? अरे बोलो यार। तो B3 भी कितना हो गया? भाई B1 भी 0 हो गया, B3 भी 0 हो गया, क्योंकि ये वायर भी आगे बढ़ने पर O से पास होगा और ये वायर पीछे हटने पर O से पास होगा। यानी वायर की ही लाइन में पॉइंट है। देखो वायर की ही लाइन में पॉइंट है या नहीं है? B1 भी खत्म हो गया, B3 भी खत्म हो गया, बचा कौन? B2। और B2 किसकी वजह से है? आधी कॉइल की वजह से है ना, आधी कॉइल की वजह से। और बताओ मैंने क्या बताया आपको, हाफ कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है?
म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अरे होता है, यहां हमें दे रखा है कैपिटल R, तो हम यहां कैपिटल R रखेंगे भाई। ये हमने रख दिया कैपिटल R, ये हो गई B2 की वैल्यू। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। जल्दी से बताओ समझ आया नहीं आया। अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड को बिल्कुल भूल जाओ, अपने पीछे रख दो ऐसे, ठीक है, नहीं, हमेशा राइट का यूज करना है जब तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे। इस चैप्टर में आपको कैसे चलना है मैं पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शुरू के जो रूल अप्लाई होंगे वो राइट से होंगे, बीच में जाकर लेफ्ट से होंगे, फिर आखिर में जाकर फिर राइट से होंगे। राइट लेफ्ट राइट, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी डायरेक्शन निकालने के लिए। राइट लेफ्ट राइट के पैटर्न पर आपको चलना है। तो शुरू में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। दो ही रूल हैं बस, एक तो है राइट हैंड थंब रूल और एक है राइट हैंड पाम रूल। एक आशीर्वाद देने वाला रूल है और एक ये वाला रूल है, इसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल और यह है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई करते हैं कॉइल पर, किस पर, और सीधे वायर पर हम अप्लाई करते हैं पाम रूल। थंब रूल हम अप्लाई करेंगे वायर पर यानी कॉइल पर, जो सर्कुलर कॉइल होगी, और पाम रूल हम अप्लाई करेंगे सीधे वायर पर। तो बताओ यहां कौन सा रूल अप्लाई करें, थंब रूल या पाम रूल? थंब रूल या पाम रूल? थंब रूल यहां अप्लाई करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, थंब रूल यहां अप्लाई करेंगे। ये जो कर्ल फिंगर्स है, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये करंट की डायरेक्शन में रखनी है आपको। किसकी डायरेक्शन में? और अंगूठे को रखना है आपको ध्यान से, करंट, उंगलियों को रखना है करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा जिस तरफ जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस चैप्टर में दो डायरेक्शन होती है। अगर अंगूठा चला जाता है ऐसे बाहर तो उसे हम बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, यानी पेपर से परपेंडिकुलर बाहर जाते हुए। और अगर अंगूठा चला जाता है अंदर, बेटा क्लास में फोकस करो, इधर उधर मत देखो, यहाँ बिल्कुल ध्यान, पूरा आत्मचिंतन करो और पूरा फोकस तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। अगर अंगूठा ऐसे अंदर चला जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? और ये कहलाता है परपेंडिकुलर इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बड़ा आसान लगना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करते हैं। बताओ करंट कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है, जा रही है ऐसे। लो देखो मैंने उंगलियों को रखा इस तरफ करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसी तो जा रही है, नहीं जा रही है? बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर जाने का मतलब यह है, गोला बनाओ और गोले में क्या लगा दो? क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। बताइए कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? अगर यही करंट इधर जा रही होती, इधर यही करंट ऐसे जा रही होती, उंगलियों को ऐसे रखते, अंगूठा कहाँ जाता? बाहर। और बाहर के लिए क्या लगाते हैं यहाँ? डॉट। क्या लगाते? डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये समझ लो कि अगर तुमने ध्यान दे दिया ना इस चैप्टर के अंदर, तो तुम्हें इतना शानदार चैप्टर समझ में आएगा, ये इतना बढ़िया चैप्टर समझ में आएगा ये, कि बस मजा आ जाएगा तुम्हारा। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्शन में उलझ के रह जाओगे, डायरेक्शन में ऐसे उलझ जाओगे कि चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यह है कि क्लास के अंदर ध्यान देकर चलो, सारी चीजें आपकी क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी, अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। चलिए नोट करना स्टार्ट करिए आप लोग।
बोलिए बच्चों, हो गया? बढ़े आगे, जल्दी से करिए। बताओ यहाँ क्या होगी डायरेक्शन बेटा? इस वाले में क्या होगी सेंटर पे डायरेक्शन? फिंगर्स को रखा है ऐसे, अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जाने का मतलब क्या होता है? डॉट। ठीक है, और यहाँ क्या होगी डायरेक्शन? फिंगर्स को रखा है ऐसे, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर, और अंदर का मतलब क्या है? क्रॉस। ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। डन? जल्दी करो भाई, ये रिवीजन भी करना है, 2 क्वेश्चन भी करने हैं हम लोगों को सॉल्व, इसमें ही रह जाएंगे नहीं तो। हो गया? ओके, बोलो भाई बच्चों, जल्दी कर भाई विशु, जल्दी कर।
तो अब मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए, एक तो बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एक सर्कुलर कॉइल के लिए, पूरी सर्कुलर कॉइल के लिए बताया, एक आधी सर्कुलर कॉइल के लिए बताया, एक आधी से आधी सर्कुलर कॉइल के लिए बताया, एक आर्क के लिए बताया। ठीक है, पाम रूल कहाँ अप्लाई करेंगे? स्ट्रेट वायर पर। स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो पाम रूल लगाएंगे, और थंब रूल कहाँ लगाएंगे? कॉइल पर, कॉइल पर। और लेफ्ट हैंड का यूज बिल्कुल मत करना, पीछे मान लो लेफ्ट हैंड को, हमेशा राइट हैंड का यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। बाहर की तरफ जाता है तो डॉट, और अंदर की तरफ जाता है तो क्रॉस। अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूले बताए, तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा होमवर्क ही यही है कि इन फॉर्मूलों को 2 से 3 बार रिपीट करके देखना अपनी कॉपी के अंदर, डायरेक्शन को निकाल कर देखना। कल से मैं इसके ऊपर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने फिनिश कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने फिनिश कर लिया। रिवीजन जो मैं रखूंगा वो थोड़ा सा रेंडमली रखूंगा। रिवीजन रेंडमली का मतलब ये है, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर मैं रिवाइज आप लोगों को करा सकता हूं। ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़े। ऐसा नहीं है कि भाई खाली एक चैप्टर से हम लोग करके चल रहे हैं, जहां से मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहां से क्वेश्चन उठाकर मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा, जिनसे आपको कुछ नई बात सीखने को मिले। ठीक है, तो आज देखो, आज की क्लास के लिए हमारे पास में कौन से क्वेश्चन है। बेटा ये है प्रॉब्लम हमारे पास में। ठीक है, देखो क्या दे रखी है प्रॉब्लम। 300 वॉट 150 वोल्ट लैंप। ठीक है, ये रेटेड वैल्यू है इनकी। कौन सी वैल्यू है? पावर तो है 100 वॉट और वोल्टेज है 150 वोल्ट। लैंप आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 150 वोल्ट सप्लाई। जो बाहर से सप्लाई लगा रखी है वो भी 150 वोल्ट है। दिख रहा है आपको? जो बाहर से सप्लाई हमने लगा रखी है वो भी 150 वोल्ट की है। आपको बताना है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप एंड टोटल पावर डिसिपेटेड इन 3 बल्ब। यानी पूरे सर्किट में कितनी पावर खर्च हो रही है आपको ये बताना है। सबसे पहले आप Z वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दो। जब तीनों है ही एक जैसे, भाई बात को सुनो ध्यान से बच्चों, जब तीनों एक जैसे हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस भी एक जैसा होगा। क्या आएगा यहाँ का रेजिस्टेंस निकल कर, जरा बताओ। रेजिस्टेंस आएगा V² अपॉन P। क्या है भाई वोल्टेज की रेटेड वैल्यू? 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। बताओ आंसर क्या बना? 225 ओम। यानी यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास में 225 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस भी कितना हो गया? 225 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस भी कितना हो गया? 225। बैटरी और ये बन गई कंडीशन, ये हो गया 225 ओम, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया 150 वोल्ट। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारे पास में। समझ आ रही है बात? सर्किट समझ में आया कैसे बनाया मैंने? अब बताओ हम कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू। अब सर्किट को सॉल्व करेंगे सिंपल। ये दोनों काहे में हो गए? पैरेलल में हो गए। इन दोनों को पैरेलल में जोड़कर जो आंसर आएगा उसके साथ ये काहे में हो गया? सीरीज में। हम सर्किट के अंदर करंट निकाल देंगे। यानी इसी सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये हो गया 225 ओम, ये हो गया 225 डिवाइडेड बाय 2 ओम, और हमने इसे जोड़ रखा है बाहर से प्लस माइनस 150 वोल्ट की सप्लाई के साथ। करंट निकालेंगे यहाँ से कितनी करंट निकल रही है, नेगेटिव पर कितनी करंट लौट कर आ रही है। यहाँ भी आई करंट होगी और यहाँ भी आई करंट होगी। करंट का फॉर्मूला होगा बेटा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बताओ टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास में, और टोटल रेजिस्टेंस है 225 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2। बोलो समझ आया नहीं आया? सॉल्व करो। कितना हो जाएगा ऊपर? 300। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा? 450 होगा ना, 450। और 450 में 225 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 675 एम्पियर। टोटल करंट इतनी आ गई हमारे पास में। अरे आ गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि टोटल करंट तो आ गई इतनी, और टोटल वोल्टेज था तुम्हारे पास में इतना। हमें निकालनी है टोटल पावर। तो टोटल पावर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, VI। क्या होता है?
पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज इतना है आपके पास में 150। अरे बोलो है या नहीं है? और पूरे सर्किट की टोटल करंट कितनी है जो बैटरी से निकल रही है? वो ये है, वोल्टेज भी है करंट भी है, मल्टीप्लाई करोगे पावर निकल जाएगी। बोलो समझ आया नहीं आया? अब आई की वैल्यू मैंने निकाल दी, बताओ यहाँ कितना वोल्टेज खर्च होगा? बता सकते हो यहाँ कितना वोल्टेज खर्च होगा? करंट कितनी है आई, रेजिस्टेंस कितना है 2 to 5, यहाँ वोल्टेज खर्च होगा 2 to 5 आई, रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहाँ कितना खर्च होगा? 2 to 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ इतना वोल्टेज खर्च होगा, यहाँ इतना वोल्टेज खर्च होगा, और टोटल पावर हमारी निकल कर आएगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? ऐसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। जल्दी से नोट करिए, एक और क्वेश्चन करना है अभी हमें। आगे समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इस वाले को हमने कहाँ से बनाया बेटा? इस वाले को हमने बनाया इन दोनों को पैरेलल में जोड़कर। जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है? पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगी। फिजिक्स में थ्योरी पढ़कर आज तक ना किसी के कंसेप्ट क्लियर हुए और ना तुम्हारे होंगे। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी नई बात तुम लोगों को सीखने को मिलेगी, उतनी नई नई चीज़ तुम लोगों को सीखने को मिलेगी। अभी तो पीडीएफ मैंने बनाई है ना इस बार, इसमें मैंने कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शानदार प्रॉब्लम डाली है, बहुत बढ़िया लेवल की प्रॉब्लम डाली है। भले ही वो तुम्हें प्रॉब्लम समझ ना आए, तुम्हें अगर उसके 2 स्टेप भी समझ में आ गए ना तो तुम्हें नई बात सीखने को मिल जाएगी कि भाई हाँ, इस तरीके का सवाल भी आ सकता है और ऐसी प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं बच्चों। देखो, कैपेसिटर बैटरी का कॉम्बिनेशन, इस तरीके के सवाल डाले हैं इसके अंदर। इन्हें सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग रहता है, इन्हें सॉल्व करने का तरीका और डिफरेंट रहता है। किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को एकदम से बंद करने के बाद में क्या होगा, स्विच को खोलने के बाद में क्या होगा। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने डाली है कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो मतलब अब आप ये समझ लो कि इस रिवीजन क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब हम रैंडम क्वेश्चन करेंगे। कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, इन सब का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। कैसा सवाल हम लोगों से पूछा जा सकता है, समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे अपना नोट कर ले कॉपी के अंदर, उसे आपको खुद ट्राई करना है। लो भैया, ट्राई करके लेकर आइएगा। यह है प्रॉब्लम आप लोगों का होमवर्क।